आज हम लोग अपने प्रिय कवि बरबर राव की जिंदगी के पक्ष में यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। बातचीत मैं सुधीर सुमन बातचीत करूंगा हमारे समय के मशहूर जनगीतकार, लेखक, अलाव पत्रिका के संपादक राम कुमार कृषक जी से। और यह बहुत ही जरूरी बातचीत है। हम लोगों ने सोचा कि कृषक जी ने बड़े करीब से बरबर राव को देखा है और आदतपुर में एक आयोजन भी हुआ था। फिर ये लोग वहां उनके घर भी गए थे। तो अब तक ये सूचना भले मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कारपोरेट मीडिया है, वहां उस तरह से नहीं आई है। कुछ जगहों पे बल्कि इधर से जब लेखकों ने विरोध शुरू किया, संस्कृति कर्मियों ने, तब यह सूचना आई कि 81 साल के एक बुद्धिजीवी, कवि और जनता के कवि को किस तरह से पूरी साजिश के तहत जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। 5 बार उनकी जमानत रद्द हो चुकी है। मैंने जब मैं फेसबुक लाइव कर रहा था नियमित, उसमें 3 कविताएं उनकी पढ़ी और वो जो उस समय मांग उठ रही थी, उस मांग को उठाते हुए कि भाई उनको रिहा किया जाए। विचारों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा निजाम जो है एकदम बहुत ही घृणित स्तर पर उतर आई है। क्योंकि उनके जी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि जो मई में जमानत के लिए उन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो एनआईए ने अस्पताल से निकालकर फिर उनको जेल में शिफ्ट करवा दिया। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जमानत का विरोध करना है, और एकाएक उनका इलाज रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनआईए या तमाम जो संस्थाएं थी, उनकी स्वायत्तता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इस समय कोई अपने विवेक से काम करने वाला नहीं है। इसलिए अगर बरबर राव को कुछ भी होता है तो तमाम लेखक संगठनों, संस्कृति कर्मियों, जो जनता के पक्ष में लिखते हैं, जो एक नई दुनिया, बेहतर समाज का स्वप्न देखते हैं, उनकी तरफ से यह इल्जाम होगा इस सरकार पर कि आपने इस बरबर राव की हत्या की है। और बरबर राव ही नहीं, बल्कि तमाम उस तरह के जितने जी। इंटेलेक्चुअल हैं जिनको आपने जेलों में डाल रखा है, और आपके तमाम लोग जो कि तरह तरह के कुकृत्य में शामिल हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जन हत्याएं कर रहे हैं, पूरे समाज को बांट रहे हैं, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो ये अन्याय, जिस समाज में अन्याय इस तरह से और जुल्म इस तरह से हो, वह समाज बेहतरी की दिशा में बढ़ ही नहीं सकता है। मैं उन सबकी तरफ, मैं उन सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो नहीं है बरबर राव के जी। मूवमेंट के साथ, लेकिन एक सुरक्षित समाज चाहिए ना उनको भी। तो क्या एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए जहां जेलों में लोगों को, जो असहमत, जिनसे आपकी असहमति है, या जो आपके आलोचक हैं, या जो आपके वैचारिक विरोधी हैं, उनको आप जेलों में सड़ा जी। दीजिएगा? ये सारी चीजें हैं बातचीत के लिए। लोग इस समय, आप देख ही रहे, पूरी दुनिया में जो पूंजी है, जो पूंजी परस्त लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो अपनी सत्ता बनाने के लिए हर निकृष्ट कुकृत्य करने को तैयार हैं, दमन ढा रही हैं, घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। इतना सारा पैसा और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। तो वो बचा रहे हैं। जी। जी। सब लोग कुछ कुछ बचा रहे हैं इस संकट के समय में। और ये जो खौफ इस बीमारी का जिस तरीके से पैदा किया गया है और छोड़ दिया गया है जनता को, मतलब खास करके भारत की जनता को, कि भाई जी। अब आप सोचिए, आपको बचना है, किस तरह से बचिए। इसमें तरह तरह से लोग
कुछ कुछ बचा रहे हैं। हम क्यों एक 81 साल के कवि, एक जनता के कवि को क्यों हम बचाना चाहते हैं? हम इस पर बातचीत करेंगे, और लेकिन इसके पहले इस बातचीत से ही संबंधित ये है जो लेखकों की इसमें भावनाएं हैं। कई लेखक संगठनों ने इस जी बयान जारी किया है, जी जो जिसमें वरवर राव के साथ और भी कई लोगों का जिक्र है। मैं कृषक जी से बातचीत करने के पहले उसे आप लोगों के समक्ष रख देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक कविता, क्योंकि अब नृशंसता और बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि जो उसके पक्ष में है कोई संवेदना बाकी नहीं है। तो एक थोड़ा सा एक अंश और उसके बाद वो बयान, एक कविता का अंश उनका। जी जरूर। धरती से डर शीर्षक है। पूंजी को सचमुच धरती के लोगों से डर लगता है, और तमाम पूंजी परस्त जो ताकतें हैं, वो जो पॉलिटिकल प्रवृत्तियां, पॉलिटिकल पार्टियां, उन सबको उस धरती की ताकत से बहुत डर लगता है। तो एक पुरानी कविता है उनकी, उसका एक अंश मैं रखता हूं जी पहले संगठनों के बयान के पहले। जी लोगों को लगातार धमकी पर धमकी देता, भयभीत करता, हराता, वह खुद डर गया है। वह गांवों को देखकर डर रहा है, पाठशालाएं देखकर डर रहा है, वह पानी चलो। देखकर डर रहा है, परछाई देखकर डर रहा है, वह डर रहा है हम्म। बंजर भूमि से, खेतों में उगते अफुओं से डर रहा है, वह डर रहा है हवा में हिलते पौधों से, पौधों के हिलने के हक से डर रहा है। वह नौजवानों से डर रहा है, उनकी क्या? कल्पनाओं से डर रहा है। आप देख रहे हैं कि एक जनतंत्र विरोधी कानून लाने की कोशिश की, और जिन नौजवानों ने विरोध किया उनको भी उन्होंने जेल में डाल रखा है। वह नौजवानों से डर रहा है, उनकी कल्पनाओं से डर रहा है, क्योंकि उनकी कल्पना सचमुच एक बेहतर भारत की है, और एक जहां जो विभाजित नहीं है, जो जहां हिंदू जी मुस्लिम के बंटवारे नहीं है, जहां जो जो जिस तरह के ये टकराव पैदा कर रहे हैं वो नहीं है, उसको जो बदलना चाहते हैं, उन नौजवानों की कल्पनाओं से इनको डर लग रहा है। वह डर रहा है सपनों से, कलम की नोक से डर रहा है। क्या बात। तो वरवर राव की कलम की नोक से डर रहा है, और इसलिए वो उनकी हत्या करना चाह रहा है। उसने स्वतंत्रता को जंजीरों में जकड़ा है, अब हथकड़ी के हिलने डुलने पर जंजीरों की झंकार से डर रहा है। वह जंगल से डरा हुआ है, जंगल के दावेदारों से डरा हुआ है। बाकी एक ये लंबी कविता है, लेकिन मैं आता हूं कि जो हमारे लेखक संगठनों ने जो अपनी चिंता जाहिर करते हुए जो मांग की है, हम इस बातचीत हमारी बातचीत दरअसल उस मांग पर ही एक तरह से केंद्रित है। और वरवर राव ये कृषक जी अपने संस्मरणों, यादों और उनकी कविताओं के जरिए बताएंगे कि इस कवि को बचाना क्यों बहुत जरूरी है। न केवल हम जो कवि और साहित्यकार हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए क्यों जरूरी है। तो वो मैं बयान पढ़ता हूं, उसके बाद कृषक जी से आग्रह करूंगा कि वो इस सिलसिले को अपने यादों के जरिए आगे बढ़ाएंगे। ये बयान कई संगठनों ने जारी किया है, नीचे उनका नाम है, वो बाद में पढ़ूंगा। वरवर जी राव को रिहा करो, भीमा कोरेगांव मामले तथा अन्य सभी मामलों में विचाराधीन लेखकों, मानवाधिकार कर्मियों को रिहा करो। और यह कविता पूरी आप सुनेंगे कृषक जी से, लेकिन उसका अंश है, उससे शुरू किया है उन्होंने। कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि अस्त्र बन जाते हैं। वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में, और गीत जीता है जनता के हृदयों में। ये
एक क्रांतिकारी लेखक बेंजामिन मोलिस की याद में उन्होंने लिखा था जी 1985 में, जी वरवर राव ने। आगे उस बयान में है, देश और दुनिया भर में उठी आवाजों के बाद अंततः 80 वर्षीय कवि वरवर राव को मुंबई के जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से भी जो सूचना आई है वो अच्छी सूचना नहीं है। दुखद। हाँ, वो उसमें जिस तरह का केयर चाहिए, खैर उस पर भी सवाल उठा है, शायद उसके बाद स्थिति सुधरी हो, क्योंकि ये बीमारी के नाम पर बहुत वो लोगों को देखने भी तो नहीं दे रहे हैं। राज्य की असंवेदनशीलता और निर्दयता का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिस काम को कैदियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए राज्य द्वारा खुद ही अंजाम दिया जाना था, उसके लिए लोगों, समूहों को आवाज उठानी पड़ी। बयान के बीच में ही मैं आपको बता दूं कि इस लाइव से कुछ ही देर पहले झारखंड के एक शिक्षक मित्र का फोन आया, लेखक भी हैं, कि वे लोग वहां एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, गवर्नर को देंगे इसी मांग को लेकर के। उसपे अभी तक कम से कम 50 लेखक संस्कृति कर्मियों ने साइन किया है। सुभाष चंद्र गुप्ता है उनका। फिर आगे है, विगत 60 साल से अधिक वक्त से रचनाशील रहे वरवर राव तेलुगु के मशहूर कवियों में शुमार किए जाते हैं। उनके 15 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से अनेक का तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। साहित्यिक आलोचना पर लिखी उनकी 6 किताबों के अलावा उनके रचना संसार में और भी बहुत कुछ है। मालूम हो कि उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अग्रणी अकादमिशियनों प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक आदि ने महाराष्ट्र सरकार तथा एनआईए को अपील भेजी थी। उसका लब्बल-लुबाब यही था कि विगत 22 माह से वे विचाराधीन कैदी की तरह जेल में बंद हैं और इस अंतराल में बिल्कुल स्वेच्छा से उन्होंने जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया है। ऐसी हालत में जब उनका स्वास्थ्य गिर रहा है तो उन्हें कारावास में बंदी बनाए रखने के पीछे कोई कानूनी वजह नहीं दिखती। प्रश्न जी उठना स्वाभाविक है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र का दावा करने वाले मुल्क में क्या किसी विचाराधीन कैदी को इस तरह जानबूझकर चिकित्सा सुविधाओं से महरूम किया जा सकता है? और क्या यह एक किस्म का एनकाउंटर नहीं होगा जैसा सिलसिला राज्य की संस्थाएं खुला चलाती हैं? विडंबना ही है कि भीमा कोरेगांव के मामले में बंद 11 लोग, जिनमें से अधिकतर 60 साल से अधिक उम्र के हैं और किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, उन सभी के साथ यही सिलसिला जारी है। पिछले माह खबर आई कि जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। प्रख्यात समाज वैज्ञानिक अम्बेडकर वांग्मय के विद्वान और 30 से अधिक किताबों के लेखक प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, जो पहले ही सांस की बीमारी का इलाज करवा रहे थे, उन्हें जहां अस्थायी तौर पर रखा गया था, वहां तैनात एनआईए कर्मी खुद कोरोना पॉजिटिव निकला। किस तरह कैदियों से भरे बैरक और बुनियादी स्वच्छता की कमी से जेल में तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इस पर रोशनी डालते हुए सेवानिवृत्त प्रोफेसर कोयल, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर शोमा सेन की बेटी हैं, ने भी अपनी मां के हवाले से ऐसी बातें साझा की थी। उनका है कि आखिरी बार जब मैंने अपनी मां से बात की, उसने मुझे बताया कि न तो उन्हें मास्क न ही कोई अन्य सुरक्षात्मक उपकरण दिया जा रहा है। वह 30 अन्य लोगों के साथ एक ही सेल में रहती हैं और वे सभी किसी तरह टेढ़े मेढ़े सो पाते हैं। बेहद शर्मनाक है। तलेजा जेल में बंद भीमा कोरेगांव मामले के 9 कैदी या भावकुला जेल में बंद 2 महिला कैदियों के बहाने, जो देश के अग्रणी विद्वानों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कुछ अन्याय हमारे इर्द गिर्द पसरा होता है और हम पहचान भी नहीं पाते। इसी बीच असम से खबर आई है कि विगत 8 माह से जेल में बंद श्रमिक संग्राम समिति के जुझारू नेता अखिल गोगोई और उनके 2 अन्य सहयोगी बिट्टू सोनोवाल और धरच्चा कोवर, तीनों टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, गोरखपुर के जनप्रिय डॉक्टर कफील खान, जो विगत 5 महीने से अधिक वक्त से मथुरा जेल में बंद हैं तथा जिन पर सीए विरोधी आंदोलन में भाषण देने के मामले में गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं।
उनके नाम से एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि जेल के अंदर हालात कितने खराब हैं और कोविड संक्रमण के चलते अनिवार्य ठहराए गए तमाम निर्देशों को कैसे घाता बताया जा रहा है। तय बात है कि जहां तक स्वास्थ्य के लिए खतरों का सवाल है, हम किसी को अलग करके नहीं देख सकते। हर कोई जिसे वहां रखा गया है, भले ही वह विचारधीन कैदी हो या दोष सिद्ध व्यक्ति, उसकी स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आती है तो उसका इंतजाम करना जेल प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। कोविड-19 के भयानक संक्रामक वायरस से संक्रमण का खतरा जब मौजूद है और अगर इनमें से किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो यह व्यक्ति के लिए अतिरिक्त सजा साबित हो सकती है। आवाज नहीं आ रही है? यह सवाल उठना लाजिम है कि जेल में क्षमता से अधिक संख्या में बंद कैदी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहले से लचर व्यवस्था, थोड़ा व्यवधान है। हाँ, क्या कोई दिक्कत हो रही है कृषक जी? आवाज जा रही है? आपकी ओर से मुझे आवाज नहीं आ रही है कृषक जी। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करता हूं कि दिल्ली के जेल में एक सजायाफ्ता कैदी की कोविड से मौत हो चुकी है। कृषक जी अभी फिर दोबारा उस ये पर आएंगे, इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, कृषक जी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं फिर से। जी, वो कुछ गड़बड़ हो रही है, बीच में आवाज चली जाती। हाँ, तो ये मैं इस बयान को थोड़ा मैं और संक्षिप्त करता हूं कि एक कैदी की मौत हो चुकी है, सजायाफ्ता कैदी की जेल में, और कवि बर्बर राव के बद से बदतर होते स्वास्थ्य के चलते एक बार नए सिरे से लोगों का ध्यान जेल के अंदर विकट होती जा रही स्थिति और कोविड-19 के चलते उत्पन्न स्वास्थ्य के लिए खतरे की तरफ गया है और मानवाधिकारों के बढ़ते हनन की तरफ गया है। हमें इस खतरे से चेत जाने की जरूरत है और इसमें कोविड-19 के बहाने हर तरह के विरोध के दमन का जो सिलसिला सरकार ने तेज किया है, उसी का प्रतिबिंबन पुलिस की कार्रवाई में दिखता है कि वह जमानत का आदेश मिलने के बावजूद कैदियों को रिहा नहीं करती और 3-4 दिन के अंतराल में कुछ नई खतरनाक धाराएं लगाकर उन्हें जेल में ही भूल रखती है। ये और लोगों के बारे में है। फिर अंत में ये है कि देश भर में सक्रिय हम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन यह मांग करते हैं, नंबर 1, बर्बर राव को तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए। दूसरा, बेल नियम है और जेल अपवाद। इस समझ के साथ भिन्न भिन्न मामलों में बिना अपराध साबित हुए जेल की सजा काट रहे बुद्धिजीवियों, लेखकों और मानवाधिकार कर्मियों को जमानत दी जाए। ये न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, जनसंस्कृति मंच, दलित लेखक संघ, प्रलेस, जनवादी लेखक संघ, जन नाट्य मंच, इक्टा, प्रतिरोध का सिनेमा और संगवारी की ओर से जारी बयान था। जाहिर है कि इस बयान की पूरी चिंता, इसके मांग के साथ हम लोग शामिल हैं, इससे सहमत हैं, पूरी तरह से इस संघर्ष में शामिल हैं। और अब मैं चाह रहा हूं कृषक जी कि हम क्यों चिंतित हैं, अपनी यादों को साझा करें। बर्बर राव क्यों हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, कृषक जी? जी, धन्यवाद। आपने जो समय है और जो संदर्भ है उसकी व्यापक तौर पर आपने उसको रखा है और तमाम लेखक बिरादरी, संस्कृति कर्मी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक संगठनों की तरफ से ये जो आज हम बर्बर राव जी को याद कर रहे हैं और जिस गहरे संकट के समय में याद कर रहे हैं, उसमें ये हमारा दायित्व भी है और हमारी एक जो संघर्षशीलता है, जो जनोन्मुखता है, साहित्यकारों के जो सरोकार हैं जनता के प्रति, अपने साहित्य के माध्यम से, कलम के माध्यम से
उसका एक ऐसा समय उसके साथ जुड़ा है जो हम तमाम लोगों की चिंताओं को एक सामूहिकता देता है और एकजुटता की भावना भी उससे पैदा होती है और चिंताएं सबकी सामूहिक इस संदर्भ में है। हम जानते हैं कि ये सिलसिला जो हमारे सामने है, जिससे हमारा एक प्रिय और क्रांतिकारी कवि, जनप्रिय और एक महत्वपूर्ण रचनाकार संकटग्रस्त है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे जिनका जिक्र अभी सुमन जी ने किया है, वो तमाम लोग उस सत्ता के दबाव, उस सत्ता के जो जनविरोधी उसका चरित्र है सत्ता का, उसके खिलाफ अपने अपनी तरह से जो हस्तक्षेप करते हैं अपने अपने माध्यमों से, तो उनके प्रति जो सत्ता का जो रवैया है, इस व्यवस्था का जो रवैया है, उसके बहुत गहरे कारण हैं, कोई तात्कालिक कारण नहीं होते। और ये सत्ता के जो निरंतर उसका जो चरित्र है, जन विरोधी चरित्र होता है, ये उसके परिणाम स्वरूप ये चीजें हमारे सामने आती हैं। दो चीजें हमेशा एक टकराव का माध्यम बनती हैं। देखिए, तीन चीजें हैं कि जो सत्ता की बात जब हम करते हैं तो राज सत्ता है, अर्थ सत्ता है, जनसत्ता है। तो राज सत्ता और अर्थ सत्ता ये लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों की जो क्षमताएं हैं, ताकत है, जहां ना कोई कानून का कोई हिसाब है और ना मनुष्यता के कोई तकाजे वहां मौजूद हैं, वो लगातार जनसत्ता के प्रति उसके विरोध में सक्रिय वो रहते हैं। और जब जब ऐसा मौका आता है, जैसे अभी इस जो ये महामारी का जो समय है, कोरोना काल जिसको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और इसके बारे में तमाम लोग चिंतित और परेशान और आशंकित और डरे हुए हैं। अव्यवस्था उसके साथ जुड़ी है। इसको भी ये कहा गया है, और हमारे तमाम दुनिया के जो बहुत ताकतवर देश हैं और विकासशील देश, जिसमें भारत भी आता है, अमेरिका जिसका नेतृत्व करता है, जिस मानसिकता का, जिस मनुष्य विरोधी मानसिकता का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, और भारत एक विकासशील देश होने के नाते उसी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है, उसी के पदचिन्हों पर वो चल रहा है। आवाजें आई हैं कि साहब आपदा को, विपदा को अवसर में परिवर्तित किया जाए। हाँ। तो ये जो महामारी है, ये इतना बड़ा मनुष्यता पर, मनुष्य के जीवन पर जो संकट है और वैश्विक संकट है, उसको जो हमारे सत्ताधीश हैं अलग अलग, वो अवसर के रूप में देख रहे हैं। वो अवसर क्या जनता के प्रति दायित्वों से पैदा होता है? नहीं, वो चंद जो लोग हैं इस दुनिया में, जो चंद लोग हैं जिनकी मुट्ठी में 80 या 90% लोगों की दौलत इकट्ठी हो गई है, ये संकट जो है, ये उनका संकट है। उनका संकट नहीं है जिनके पास अकूत दौलत है और उनकी सूचियां जारी होती रहती हैं कि कौन किस नंबर पर दुनिया में धनपति के रूप में, कुबेर के रूप में उनका क्या नंबर है। तो ये आपदा को भी मनुष्यता के हनन के संदर्भ से जोड़कर उस तरह की राजनीति हो रही है पूरी दुनिया में। वैश्विक इस संकट के दौर में ये और ज्यादा चिंताजनक और निंदनीय हो जाता है। वरवर राव जैसे हमारे जो बड़े चिंतक, कवि, समाज के प्रति अपने जीवन को लगातार संकट में डालकर उस जनता के सरोकारों के साथ, उसकी मुश्किलों के साथ, उसकी आकांक्षाओं के साथ जिन लोगों ने पूरा जीवन दिया है, वरवर राव उनमें से एक हमारे प्रतिनिधि के रूप में इस समय हमारे बीच है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में तेलुगु के महान
रचनाकार हैं और उनकी जो साहित्य के विभिन्न पक्ष उनके हैं, तो एक तरह का वरवर राव जी हुए प्रतीक भी हैं, वो सत्ता के लिए भी प्रतीक हैं और हम साहित्य समाज, लेखक समाज के लिए भी एक प्रतीक हैं कि लेखक को कहाँ खड़ा होना चाहिए, इसके प्रतीक भी वरवर राव हैं। और ये मैं सत्ता के लिए, अगर कृषक जी, सत्ता के लिए कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहा था कि बर्बर राव पर तो कई सारे मुकदमे हुए, कई बार जी गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे, फिर भी रिहाई हुई, तमाम साजिशें विफल होती रही, लेकिन ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई थी। मैंने आज जिस तरह की स्थिति है, आप लोगों ने जब सादतपुर में उनका आयोजन किया होगा, तब तो किसी ने आपको मैंने उस तरह से रोका नहीं होगा कि आप बर्बर राव पर आयोजन कर रहे हैं। ये मैंने उस दौर को थोड़ा याद करिए कि आप कैसे उस आयोजन को किए, वहां किस तरह का पूरा ये था, बर्बर राव के प्रति जो लोगों का था, और वो थोड़ा याद साझा करिए, लोग जानना भी चाहते हैं। उन दिनों बर्बर हम राव जी, ये 2007 का समय है। पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 की 150वीं शताब्दी का समय था वो, और एक आयोजन, दिल्ली आए हुए थे, काफी दिन यहाँ रुके थे दिल्ली, और एक आयोजन हुआ था हंस की तरफ से, वो राजेंद्र भवन जो है वहां वो आयोजन था। उससे अगले दिन हम लोगों ने यहाँ उनको आमंत्रित किया हुआ था, तैयारी थी हमारी कि बर्बर राव जी चूंकि दिल्ली में होंगे तो उनको ये निवेदन हम लोगों ने किया था कि आपको यहाँ आना है, और एक स्कूल में हम उसको कार्यक्रम को रख रहे हैं और जनता के बीच जो संभव होगा हम उनको सुनना चाहते हैं, और इस मसले पर, इस अवसर पर, मसला तो लगातार निरंतरता में था, तो मेरा ख्याल है वो जो समय है 2007 का समय है, और अक्टूबर का मैं समय नोट कर रहा हूँ, ये मार्च का समय था, मार्च का महीना था जब हमने फंक्शन रखा था यहाँ स्कूल में। उससे पहले दिलशाद गार्डन में एक सभा हमने रखी थी जिसमें संजय चतुर्वेदी जी थे और रमेश आजाद और हमारे कई साथी थे, और एक खुले मैदान, पार्क में, छोटे से पार्क में वो सभा हुई थी, जहां आसपास की कॉलोनियों के भी कुछ गरीब मजदूर लोग वहां आए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो इस तरह से 2-3 सभाएं यहाँ उस दौर में उनकी हुई थी, और जो राजेंद्र भवन वाली सभा थी वो एक बड़ा समारोह, बड़े लेखक समाज का वो था। लेकिन सादतपुर का और दिलशाद गार्डन वगैरह के जो ये छोटे छोटे आयोजन थे, उनमें जनता की भी भागीदारी थी, जो जनता बहुत सामान्य थी, और उसी सिलसिले में ये कड़ी यहाँ हुई थी। तो नाटक, एक नाटक मंडली भी थी, यहाँ से आई थी, दिलशाद गार्डन से लोकल अपनी थी वो, और विकल्प सांस्कृतिक मोर्चा वो था, और उसी की नाट्य मंडली भी थी। तो यहाँ नाटक किया था, और हमने करीब, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी 60-70 की उपस्थिति थी, और बहुत सारे उसमें हमारे साथी, लेखक साथी मौजूद थे उस आयोजन में। उसमें खास तौर से बर्बर राव ने क्या कहा था वहां, कुछ याद है? मैं बताता हूँ बारे में। 1857 के संदर्भ में उन्होंने एक तो उस इतिहास को याद किया था उस दौर में कि उसका चरित्र क्या था, क्योंकि उसके बारे में अलग अलग राय है कि साहब वो राजाओं ने अपने राज सत्ता को बचाने के लिए उस अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध लड़ा। एक तो ये राय है। दूसरी राय ये है कि नहीं, वो जन संघर्ष था, और उसके सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, उसमें किसान लोग शामिल थे, किसान
किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी थी और नेतृत्व कर रहे थे बहुत सारे लोग। कुछ राजघराने भी उसमें थे, जैसे झांसी की रानी को हम जानते ही हैं, कंवर सिंह वगैरह को जानते हैं, कुंवर सिंह वगैरह, तो ये थे। लेकिन उनका कहना ये था कि वो राज सत्ता से टकराव नहीं था, वो जनसत्ता का राज सत्ता से टकराव था। और उसमें बड़ी बहुत सक्रियता के साथ, बहुत साहस के साथ, बहुत संघर्ष के साथ उसमें लोगों ने भागीदारी की थी। एक तो उनकी ये स्थापना थी उसको लेके, और इतिहास के साथ उन्होंने उसको विश्लेषित किया था। दूसरे उन्होंने उस दौर में ये कि आज की सत्ता और उस सत्ता में क्या फर्क है, और जो मुक्ति 1857 के बाद 1947 तक का जो समय है उसके बारे में बात करते हुए, और वर्तमान सत्ता के चरित्र के बारे में बात की थी उन्होंने, कि क्या जो संघर्ष हुए, क्रांतिकारी संघर्ष का दौर है, उसके बीच में जो महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा था, और जो क्रांतिकारी संघर्ष चल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उस राज सत्ता के विरुद्ध, उनमें उनके अंतर को उन्होंने विश्लेषित किया था जनता को संबोधित करते हुए। और उन सपनों को, उन हमारे क्रांतिकारी जो आंदोलन कर्मी और आंदोलनकारी जो संघर्ष था, जिसकी अगुवाई भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी कर रहे थे, उनके उन सपनों के अधूरेपन के साथ उन्होंने उन जरूरतों को, उस अधूरेपन को जो रह गया, क्रांतिकारी आंदोलन 46 तक का जिक्र उन्होंने किया उसमें हुए, और बहुत सारे उसका जिक्र किया उन्होंने। तो एक तो ये रखा था उन्होंने, और मैंने एक छोटा सा उस समय का संस्मरण लिखा था उस पूरे आयोजन को लेके। उसका एक हिस्सा मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर, जहाँ जरूर। मैंने थोड़ा सा उसको उनके व्यक्तित्व और उनकी जो बात करने की शैली है उसकी बात की थी थोड़ी सी। हाँ, जरूर, जरूर। मैं थोड़ा सा है, 8-10 लाइन है, ज्यादा नहीं है, उसको अच्छा। मैं पढ़ देना चाहता हूँ। ये 11/3/2007 को मैंने टिप्पणी की है, और कल शाम वरवर राव राजेंद्र भवन में थे और आज सादतपुर में हैं। संदर्भ 1857 की 150वीं वर्षगांठ और भगत सिंह का जन्म शती वर्ष, 2007 उनका जन्म शती वर्ष भी था, और ये 150वीं। तो ये दो विकल्प सांस्कृतिक मंच दिल्ली के साथियों द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति, वरवर राव का व्याख्यान और कुछ कवियों का कविता पाठ। कवि कामरेड वरवर राव को कल भी लेखकों की उस बड़ी सभा में सुना था, राजेंद्र भवन में। पहले भी कई मौकों पर सुना है, आज तो वे हमारे मेहमान ही थे। लेकिन वे कहीं भी बोले एक जैसा बोलते हैं, निर्भीक और बेबाक। इतिहास की सच्चाइयां और साम्राज्यवादी अमेरिका की बढ़त के दूरगामी खतरों को सामने रखा उन्होंने। 1857 का सिपाही विद्रोह और जनता की उसमें भागीदारी, भगत सिंह और हाँ, बोलिए। हाँ, वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है, बोलिए। वो हाँ, बार बार उसका वो चला जाता है। हाँ, अब आ गया है। 1857 का सिपाही विद्रोह और जनता की उसमें भागीदारी, ये जो जिस सब्जेक्ट पे बोल रहे थे वो उसका उल्लेख मैं कर रहा हूं। भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत और फिर नक्सलवाड़ी की किसान क्रांति के निहितार्थों की उन्होंने बेबाक व्याख्या की थी उस दौर में, कि उसके जो प्रभाव पड़े उन पर बोलते थे। कहा कि वह लड़ाई आज भी जारी है। सेज
जैसी योजनाएं किसानों को आज उन्हीं की जमीन से बेदखल करने आ रही हैं। जिन रियासतों को 1947 के बाद खत्म किया गया था, अब वही एक नए रूप में हमारे सामने है और देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कानूनन भारत का कोई कानून नहीं चलने वाला उन जोन्स में। यह आर्थिक गुलामी की नई चाल है, नया तरीका। ऐसे में हम साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों के सामने जन जागरण की एक नई चुनौती पेश है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा। वरवर राव जब बोलते हैं तो कलेजे से बोलते हैं और उनकी हिंदी दक्षिणी ही नहीं है, वह तेलुगु की गहरी अनुगूंजें मौजूद हैं उसमें। यानी आप अगर उस दौर को, जो जिस दौर में वरवर राव बोल रहे हैं, उसको जरा आज तक ले आए तो वो उसकी भयावहता हमारे सामने है। जो तौर तरीके वैश्विक पूंजी का जिस तरह का वर्चस्व उस समय सेज के जिसका जिक्र किया उन्होंने, उसके संदर्भ में वो बात कर रहे थे। आज जो खुली ये अर्थव्यवस्था आई है, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था आई है, उसने किस तरह से हमारे विकासशील देशों को, खासतौर से भारत को और दूसरे छोटे देशों को किस तरह से अपने उसमें लिया है, प्रभाव में लिया है अपने। अब उसके सामने नए नए संकट खड़े कर कर पूंजी के और दूसरे तमाम तरह के एक नई तरह की गुलामी उन देशों पर लादी जा रही है। वो सांस्कृतिक स्तर पर भी है, वो आर्थिक स्तर पर भी है, व्यापारिक स्तर पर है। तो गुलामी के विभिन्न रूप हमारे सामने, यहाँ तक कि कोरोना महामारी का जो ये काल है, इसमें देखिए कि किस तरह से एक होड़ मची हुई है, होड़ लगी है आपस में। और जो इससे जूझने का के जो संसाधन है उनको किस तरह से परोसा जा रहा है बिना किसी विश्वसनीयता के, और किस तरह की उनके मूल्यों को लेकर उनसे कैसे पैसा बनाया जाए, और इस अर्थव्यवस्था के नाम पर, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर कैसे जनता की जेब से पैसा निकाला जाए और उसकी जो संकट है उस पर कोई बात ना हो। कहीं सीमाओं का संकट खड़ा कर दिया जाए, कहीं आतंकवाद का संकट खड़ा कर दिया जाए, कहीं दूसरी इस तरह की बातें कर दी जाएं जहां लोगों का ध्यान जो है मूल समस्याओं से, जो एक पतनशीलता का, अर्थव्यवस्था के ध्वंस होने का, बेरोजगारी का जो ये सारा आलम चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, और एक अफरा तफरी का जो माहौल है, उसका सामना करने की बजाय उसमें छोड़ दिया गया है लोगों को कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बहुत सारे प्रिकॉशंस के नाम पर, सावधानियों के नाम पर ये सत्ता ने अपने हाथ खींच लिए, जैसे उससे ऐसा लग रहा है। तो वरवर राव जैसे हमारे जो रचनाकार हैं, बहुत बुद्धिजीवियों का जो एक वर्ग है, वो इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम संकटों को, इन तमाम विभ्रमों को दूर करने की जब प्रक्रिया है, या उसका लेखन है, या उसकी सभाएं हैं, या चिंताएं हैं, जिस रूप में भी आती हैं, बहुत सारी कविताएं इस दौर में लिखी जा रही हैं और अखबारों में भी ये सब चल रहा है। तो इस सचेतन जनता को सचेतन करने का जो ये एक दायित्व है बौद्धिकों के ऊपर, जिनमें कुछ चंद पत्रकार भी शामिल हम करेंगे उनको, और लेखकों की तो बहुत बड़ी बिरादरी है जो लगातार इसमें सक्रिय लेखक संगठन और उनके साथ जो है अपनी भागीदारी कर रही है, और इस सत्ता के इस जन विरोधी चरित्र के प्रति वो बहुत सावधानी, सजगता के साथ, साहस के साथ रचनारत है। तो वरवर राव जैसे जो हमारे जिन पर हम बात कर रहे हैं आज, और जिनका बहुत बड़ा काम है लगातार, उनकी जनपक्षधरता पर तमाम दुनिया के देशों में उनके बारे में बातें की जाती हैं और जानते हैं लोग। मेरा ख्याल है 15-20 उनकी पुस्तकें हैं, 15 तो कविता पुस्तक ही ये हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक प्रतीक की तरह हैं
एक जन योद्धा की तरह हैं और बौद्धिक वर्ग को कहाँ खड़ा होना चाहिए, उसके दायित्व क्या है, ऐसी मुश्किलों के बीच में इसकी प्रेरणा भी वो हमारी बने हुए हैं। इसलिए उनका जीवन, उनका संघर्ष वो हमारे जीवन और संघर्ष से कहीं बड़ा है, उससे हम प्रेरित होते हैं और उस तरफ जाने की कोशिश हमें हमारी होनी चाहिए। वो एक प्रेरक के तौर पर हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल वे हमारे प्रेरक की तरह हैं। कृषक जी ठीक ही कह रहे हैं। मुझे उनकी एक कविता जीव शक्ति की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। वे दिन आएंगे, अश्क बनेंगे इंद्रधनुष, रक्त होगा प्रकाशित, स्मृतियां गाएंगी इतिहास, कष्ट बनेंगे जनगाथा। मेरे एक परिचित पत्रकार जो आजकल हैदराबाद में है, और यहाँ चूंकि जिस समाज से आते थे तो एक समय प्रायः वो उत्पीड़कों के पक्ष में इमोशनली रहते थे, उत्पीड़ितों के घोषणा करते थे। लेकिन अभी उन्होंने एक बात, उनका मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है वरवर राव को जिस तरीके से जेल में मतलब कि मारने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने बताया कि बहुत ही विनम्र व्यक्ति, मैं जब भी उनसे मिला तो बहुत ही विनम्रता से मिले। यह जो एक मैंने क्रांतिकारी और नक्सलवादी धारा के कवियों की जो छवि बना दी जाती है कि बहुत खुंखार, बहुत ये, लेकिन ठीक इसके उलट वो अपने स्वभाव में बहुत विनम्र, जब उनसे मिला तो उतनी ही विनम्रता लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ। फिर एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात कृषक जी को फिर आगे कहूंगा। जब वो मिले वहां हैदराबाद में ये उनके घर जाकर, एक कविता की पंक्ति, ये असल में कुबेर जी ने उसी दौर में कुबेर जी ने एक लंबा इंटरव्यू लिया था, लेकिन तब दूरदर्शन जो है वो पब्लिक सेक्टर एक तरह से सही मायने में मैंने वो था, सार्वजनिक एक माध्यम था। अब तो लगता है कि वो सारे इंटरव्यू भी गायब हो गए हैं, और शायद कृषक जी ने ही वो इंटरव्यू कृषक जी से ही लिवाया था उन्होंने। तो उनके एक पाठक के नोट्स में वो शामिल है, जब साहस गाथा करके काव्य संग्रह वरवर राव का प्रकाशित हुआ, और उस समय एक पाठक के नोट्स लिखते थे कल के लिए, पत्रिका के लिए, उसमें वह किताब भी आ गई है। तो उस किताब में वो है एक कविता की पंक्ति, मुझे बहुत मतलब बड़ी प्यारी सी पंक्ति लगी। मैं उन बच्चों की ओर देखकर हिलाता हूं प्यार से अपना हाथ, रण की विध्वंसक ध्वनियों में यह मधुर आवाज किसकी है। जिसे आग्रह करता हूं कि आगे बातचीत को बढ़ाएं। मैं इसका आपने याद दिलवाया, और वो जो इंटरव्यू किया था वरवर राव जी से बात, ये तो पहली, उस समय आपने तो लोकतांत्रिक उसको संदर्भ दिया है कि उस समय हमारा मीडिया जो था, गुंजाइश थी मतलब वहां इस तरह ऐसे मतलब चाहते थे बड़े क्रांतिकारी कवि को दूरदर्शन पर बुलाना और उनसे बातचीत करने का मौका निकाल लेना। वरवर राव जी से बात हुई थी उस समय, और काफी विस्तार से उनके साहित्य, तेलुगु साहित्य पर बात हुई, उनके सरोकारों को लेकर भी कुछ बात हमने की थी। और लेकिन उन्होंने भी बाद में ये भी कहा था हंसते हुए कि ये पहला मौका है जब मैं किसी नेशनल टीवी चैनल पर मुझसे कोई बात किसी ने की है। तो ये कुबेर दत्त जी का भी एक खास तरह का एक साहस और उनकी समझ थी कि अपने इस तरह के जो क्रांतिकारी चेतना से लैस जो जन धर्मी कवि हैं और लेखक हैं, उनको वो बुलाते थे और खुलकर बातचीत होती थी उस समय। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 2015 में हैदराबाद गए थे, बंबई होते हुए गए थे, और 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत पर भी वहाँ कुछ कार्यक्रम थे बंबई में, उन्हें अटेंड किया हम लोगों ने, मैं और सुधीर विद्यार्थी साथ में थे। और फिर हम लोग वहाँ जब हैदराबाद गए तो
वरवर राव जी से वहाँ उनके घर जाकर हमने मुलाकात की उस दौर में। दो तीन चीजें बहुत अच्छी मुझे, बल्कि वो पुराने क्रांतिकारियों में हुए हैं, चिम्मन अल्लूरी सीताराम राजी साहब, तो उनके बारे में भी कुछ बात करनी थी। और क्रांतिकारी अल्लूरी साहब को खास तौर से सुधीर जी का ये मन था कि उनके बारे में कुछ जानकारियां उनको लेनी, क्योंकि सुधीर तो क्रांतिकारी आंदोलन पर लेखन उनका है तमाम। तो इस संदर्भ में जब हम उनके फ्लैट थोड़ा कुछ ही दिन पहले वो उस फ्लैट में आए थे वरवर राव जी, और आपने जो स्वभाव की बात की है, उनके व्यक्तित्व की बात की है, वो इतने अपने लगते थे, इतने सहज और सौम्य उनका सारे का सारा जो व्यक्तित्व था उसमें खूबसूरती और शांत जो एक होता है सहजता और शांति का जो भाव होता है, उनके चेहरे पर कभी तनाव, कभी उस तरह का गुस्सा, वो सब नहीं होता था। और अभी इस वक्त कैसी जर्जर स्थिति में उनको धकेल दिया है लोगों ने, जी अभी देखकर इतना जी, और किस स्थिति में उनको डाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने ये उस समय जो बात की थी हम लोगों ने उनसे, उसमें एक ये बात भी उन्होंने कही थी, और इस बात का कि अल्लूरी सीताराम राजी पर जो है एक फिल्म बनी है, और उनकी क्रांतिकारी चेतना पर उसमें काफी वो कला फिल्म है एक तरह से, और उन पर मंगलावा जी एक राइटर हैं तेलुगु के, उन्होंने उन पर लिखा भी, कुछ जीवनी लिखी थी उनकी। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वरवर राव जी ने कहा था कि अल्लूरी साहब पर हिंदी में उस किताब का अनुवाद होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन अनुवाद करे कौन, अब ये था, या उस पर उसका कोई अनुवाद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस बारे में उनको जानकारी नहीं थी, वो कह रहे थे। और हमारे एक साथी निर्मलानंद जी थे, अब नहीं है, वो गुजर गए, उन्होंने ये बात उन्होंने कहा कि वो बता सकते हैं। और एक बात ये भी कही थी उन्होंने कि वरवर राव, वो जो रामा राव की जो सरकार थी, उससे पहले का जो समय है, तेलुगु और हिंदी के अंतर संबंधों का भाषा के स्तर पर वो काफी आदान प्रदान का था, लेकिन वो आदान प्रदान कम हुआ है। और इस पर उन्होंने इस दिशा में थोड़ा सा सोचना चाहिए, हिंदी के और तेलुगु के दोनों लोगों को आवाजाही, उसमें आपस दोनों भाषाओं की आवाजाही में जो अंतराल और जो दूरी पैदा हुई है, उसके बारे में उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की थी, दोनों भाषाओं को लेकर ये भी था। तो इसके सिलसिले में और हमने बातें की थी, नीचे तक वो आए थे उस समय, चाय शाय पीने के बाद घंटा भर लगभग हम बैठे थे उनके साथ, और फिर नीचे तक आए तो सुधीर से उन्होंने पूछा था कि भाई उम्र क्या है आपकी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये मतलब मेरा ख्याल है 60 के तो हो ही गए थे, तब तक 60 के हो रहे थे, होने वाले थे। तो उन्होंने हंस के बोले कि अच्छा, काम तुम्हारा जो है वो तो लगता है कि अभी तो बहुत कम उम्र है तुम्हारी, और काम, मतलब कहने का मतलब था कि आपका जो काम है वो आपकी उम्र से ज्यादा लगता है, ये उन्होंने कहा था। तो इसमें एक प्रशंसा का भाव भी था कि जो लोग काम करते हैं निरंतरता उसमें बनी रहे, और अपने उसको उम्र से भी ज्यादा वो काम करें, है ना, उसका इंतजार ना करें, ये सब चीज। तो वरवर राव जी का जो जीवन है वो इतना प्रेरणाप्रद है, चाहे वो लेखन के स्तर पर हो, चाहे वो उनके जन संघर्षों में भागीदारी के स्तर पर हो। एक योद्धा, लेकिन वो उनका जो माध्यम है वो लेखन है, तो लेखन के माध्यम से लेखकीय उनका जो जुड़ाव है वो एक योद्धा की स्पिरिट के साथ लेखन में मौजूद है। और उनकी जो जनप्रियता है जाहिर है अपने वहाँ है, और बौद्धिक समाज भी उनको पूरी दुनिया में जानता है उस तरह से।
आज जिस स्थिति में वो हो, निश्चित रूप से हम सबकी गहरी चिंता का विषय ये है, और तमाम लोग, भारत में ही नहीं दुनिया में भी जो हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं बड़े, और इतिहासकार भी हैं उनमें, और हमारी शिक्षाविद लोग हैं, तमाम लोगों की चिंताएं इसमें शामिल हैं। और हमारे उनके साथ जो दूसरे हमारे महत्वपूर्ण बौद्धिक समाज के लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति का एक सामूहिक आंदोलन की जरूरत भी है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो माहौल है उसमें अपनी जो वाक शक्ति है, जो लेखन शक्ति है, और जो लेखकीय दायित्व है, उनके माध्यम से ही हम ये अपील करेंगे, और ये की गई है लेखकों की तरफ से, कि ऐसे मूल्यवान जीवन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक हमारी लोकतांत्रिक जो संस्कृति है, लोकतांत्रिक जो हमारा समाज और समय ढांचा है हमारा, वो उसके प्रतीक हैं। अगर उनको बचाया जाता है तो हम इस लोकतांत्रिक ढांचे को बचाते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की वो की बात है। वो किसी व्यक्ति को बचाने की बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसकी अगुवाई कर रहा है, उस मानसिकता की, उस जरूरत की, उन आकांक्षाओं की, कि हम लोकतंत्र को, इस संविधान के उन मूल्यों को बचाना है जो जहां जनता के हित जुड़े हुए हैं जिन चीजों से। ये महामारी शुरू हुई और हमारे मजदूरों के हितों में कटौती कर दी गई कानूनी तौर पर। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, देशी विदेशी, उनको दे दिया गया कि ये हमने मजदूरों के लिए, मजदूरों के में ये हक, उनके हकों में कटौती की, आपके लिए की है। तो ये जो सारे दबाव हैं, ये जनविरोधी दबाव, जनविरोधी सत्ता के द्वारा परिचालित, निर्देशित ये दबाव हैं। और वरवर राव जैसे हमारे बौद्धिक लेखक उसके प्रतिकार के, उसके प्रतिरोध के प्रतीक हैं। तो उनसे प्रेरणा, उनके तमाम जीवन और साहित्य से, दोनों से प्रेरणा लेने का ये अवसर है और उसकी जरूरत है। मैं चाहता था कि सुमन जी कि उनकी कुछ कविताएं भी 2-3 पढ़ना चाहता था। जरूर जरूर कृषक जी, ये अभी काम समय तो है थोड़ा? हाँ, समय है, समय पर्याप्त है। हाँ, ये कह रहा था कि अच्छा, ये काम बाकी लोग भी कर रहे हैं और इसको और बड़े पैमाने पर करना चाहिए, जो उन्होंने लिखा है। अभी मेरे पास उनकी जेल डायरी है। हाँ हाँ, अच्छा, तो उसी समय लगभग शायद प्रकाशित हुई थी, साहस गाथा के आसपास। तो जी जी, इसमें प्रायः हर टिप्पणी के पीछे अपनी कविता या किसी और की कविता है, और बड़ी मैंने बहुत गहरी भावनाओं वाले जी कवि, जिनको हम लोग तो मान लीजिए जानते ही हैं, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारी लड़ाई का एक हिस्सा यह भी है मैंने कि एक तरीका यह भी है कि हम लोगों को बताएं कि हम जिस कवि के लिए फिक्रमंद हैं, जिनकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है, वो दरअसल आप सबके लिए भी कितना जरूरी है। तो निश्चित तौर पे आप उनकी कविता सुनाइए। और जी मैं पहले एक एक पढ़ देता हूँ। एक कविता की है। पानी में मछली जी, को बिछड़े हुए कांटों के बारे में लहरें बताती हैं, और कबूतर को जाल के बारे में हवा वाकिफ कराती है। हाथ वाह, पेट वाले बेजुबान मनुष्य को सही गलत कौन बताए, और यह सही गलत बताने की जद्दोजहद है। और जिसके हमारे एक प्रतिनिधि खुद कृषक जी हैं, कृषक जी वरवर राव की कविताएं सुनाए। 1985 में मोलाइस, बेंजामिन मोलाइस को जो फांसी दे दी गई थी, और उस संदर्भ में जो कविता, जो उनकी बहुचर्चित कविता है कवि नाम की, वो सत्ता के चरित्र को, और जो जनसंघर्ष करने वाले लोगों के पक्षधर रचनाकार हैं, उनके दोनों के प्रति एक तरह की श्रद्धांजलि ये है कविता, जो वरवर राव जी की कविता है। कवि नाम है उस कविता का, कवि शीर्षक से उनकी कविता है, मोलाइस जी की याद में।
आज हम मोलाइस के संदर्भ में देखिए वरवर राव भी हमको दिख रहे हैं, उनका संघर्ष, उनका संकल्प, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफें वहां जाके जुड़ती हैं। लगातार इस कविता को कोट किया है लोगों ने। जी, आपने भी जिक्र किया शुरू में इस कविता का, और ये बहुचर्चित उनकी कविता है, छोटी कविता है लेकिन है बहुत बड़ी कविता है। जब प्रतिगामी युग धर्म घूंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, जब प्रतिगामी युग धर्म घूंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू, वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षा की बूंदों से तूफान, पोंछती है मां धरती अपने आंसू, जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से, कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है, फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार और दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। ये कविता की सार्थकता और कवि की सार्थकता और कवि का जीवन जनता के प्रति और जनता का जीवन कवि के प्रति, उसको भी कहीं ना कहीं एक में लक्षित करती है। दूसरी कविता एक हाथ और दूसरा हाथ, इसमें एक जो केरल का तंकमणि गांव है उसके संदर्भ में स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार या जिस तरह का हुआ उससे पीड़ित होकर ये कविता वरवर राव जी ने लिखी है, और उसका बयान है उस स्त्री का, जो उसका बयान ही उसका प्रतिरोध है। एक तरह से ये कहना चाहिए, वो जो परंपरागत चुप्पियां स्त्रियां ओढ़ लेती हैं समाज के डर से, मर्यादा, ये वो तमाम चीजें, उन मूल्यों के चलते, उसको वो स्त्री मुखर होकर वो कह रही है। दरवाजे को लात मारकर खोला है और घर में घुसकर जूड़ा पकड़कर मुझे खींचा है, मारा है, दी हैं गंदी गालियां, निर्वस्त्र किया है और क्या कहूं। दरवाजे को लात मारकर खोला है और घर में घुसकर जूड़ा पकड़कर मुझे खींचा है, मारा है, दी हैं गंदी गालियां, निर्वस्त्र किया है और क्या कहूं। छिपाने के लिए अब बचा ही क्या है, मैं मुंह खोलूं उसका अत्याचार शहद में डूबी मधुमक्खी की तरह हृदय को सालता जख्मी कर रहा है मुझे। अधिकार के बल से उसके मुंह में भरी शराब की गंध, मेरे चेहरे की घुटन, टूटी चूड़ियों का तल्ख एहसास, पेट के भीतर से खींचकर खून थूकने पर भी नहीं जाता। अगर मैं छिपाऊं यह सब, उसकी पाशविकता को छिपाने जैसा होगा। अगर मैं छिपाऊं यह सब, उसकी पाशविकता को छुपाने जैसा होगा। जो भी कहा जाए यह संसार पवित्र करार दी गई भावना है, यह कोई संवेदना नहीं मानाभिमान की चर्चा है, हृदय और स्वेच्छा पर किया गया दुराक्रमण है। सारी बातें कह डालने पर और रोने से हवा में बिखरने वाले पराग की तरह दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और नहीं कहने से समस्त शरीर को जला देती है वेदना। देखती हूं मनुष्यों को, पति को, बच्चों को, आस पड़ोस में बसने वाले स्त्री पुरुषों को, जानती हूं सभी को। यही मेरे मानवीय संबंधों का तत्व है। उस रात मेरी आंखों पर चमगादड़ की तरह झपटी खाकी अंधेरी जुगुप्सा को, उस रात मेरी आंखों पर चमगादड़ की तरह झपटी खाकी अंधेरी जुगुप्सा को मनुष्य के आंसू भी नहीं धो सकते,
शायद प्रतिकार में उबलता हुआ रक्त ही धोएगा इसे, यह सावित्री का अनुभव है। जरूरी नहीं है एलियम्मा पतिहीन होने पर भी बेसहारा है, ऐसा नहीं है। आज यह केरल का तंकमणि गांव हो सकता है और समाचार पत्रों में अप्रकाशित गोदावरी के आदिवासियों की झोपड़ियों का झगड़ा हो सकता है। पल्लू पकड़कर जाती हुई हाथ को काट लेने वाली शालिनी को देखकर यह कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं हम कि नहीं करेंगे अब किसी से भी दुशासन रूपी अंधकार को खंडित करने की प्रार्थना। यह मिस मां की पुत्री शालिनी बन चुकी है हमारे लिए अब स्त्री साहस का प्रतीक। एक छोटी कविता मैं और पढ़ देता हूं। इसमें मैं उनकी जो कविता की जो सामाजिक चेतना है उसके साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से जो वहां तक वो उसको व्यक्त कर रहे हैं उसकी भी सुंदरता इसमें मौजूद है कविता में, कलात्मकता। कला जो है वो यथार्थ से परे नहीं है, यथार्थ के साथ। वसंत कभी अकेला नहीं आता। इसमें जो सकारात्मकता है जीवन की वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और यही हमें ताकत भी देती है। इस सिलसिले में त्रिलोचन जी की कविता सोनेट है जहां वो कहते हैं कि बिछे बाग में थे पतझर के सूखे पत्ते, ऊपर किसले नई शान से लहराते थे। तो जीवन की जो निरंतरता है उसको प्रकृति के माध्यम से कहना और उसको रखना ही। वसंत कभी अलग होकर नहीं आता, या वसंत कभी अकेला नहीं आता। ग्रीष्म से मिलकर आता है, झरे हुए फूलों की याद शेष रही कोपलों के पास नई कोपलें फूटती हैं। वसंत कभी अलग होकर नहीं आता, ग्रीष्म से मिलकर आता है, झरे हुए फूलों की याद शेष रही कोपलों के पास नई कोपलें फूटती हैं। आज के पत्तों की ओट में अदृश्य भविष्य की तरह। कोयल सुनाती है बीते हुए दुख का माधुर्य, प्रतीक्षा के क्षणों की अवधि बढ़ाकर स्वप्न समय काटता है, समय घटता है। कोयल सुनाती है बीते हुए दुख का माधुर्य, प्रतीक्षा के क्षणों की अवधि बढ़ाकर स्वप्न समय घटता है, स्वप्न का समय घटता है। सारा दिन गर्भ आकाश में माखन के कोर सा पिघलता रहता है चांद, यह मुझे कैसे पता चलता। यादें चांदनी कभी अलग होकर नहीं आती, रात के साथ आती है। सपना कभी अकेला नहीं आता, व्यथाओं को सो जाना होता है। सपनों की आंत तोड़कर उघड़कर गिरे हुए सूर्य बिंब की तरह जागना नहीं होता। आनंद कभी अलग नहीं आता, पलकों की खाली जगहों में वह कुछ भीगा सा वजन लिए इधर उधर मचलता रहता है। वसंत कभी अलग होकर अकेला होकर नहीं आता। ये तीन कविताएं वर्मा की अनंत कविताएं हैं ऐसी जो बहुत बड़े सरोकारों के साथ और बहुत गहरी कलात्मकता के साथ यथार्थ को केंद्र में रखकर वरवर राव जी का पूरा जो लेखन है उसमें क्रांतिकारी चेतना लगातार मौजूद है और वो हमें आंदोलित भी करती है और सोचने के लिए, सक्रिय होने के लिए उकसाती भी है। ये है। जाहिर है कि इस वसंत के लिए जो संघर्ष है इसके सहयात्री हम भी हैं और जिस तरह का उन पर इल्जाम लगाया गया कि और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश अपने आप में मतलब कितना उपहासजनक, शर्मनाक, घृणित। भगत सिंह ने कहा था और उसी को उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां दोहराती हैं कि भाई लड़ाई के तौर तरीके क्या होंगे यह हम नहीं तय कर रहे हैं, यह तो आप जो शोषक हैं, जो दमन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। वो चिंता कविता की पंक्तियां हैं। मैंने बम नहीं बांटा था,
ना ही विचार। तुमने ही रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से, रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा। क्या बात है। मधुमक्खियों को पर तुमने मारी थी लाठी, अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। और जिनको वाह लगता हो कि ये कवि मतलब या हम चाहने वाले डर गए हैं उस सत्ता से, तो हम डरे नहीं हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और खुद कवि ने तो उस मृत्यु और उसके सारे भय को कब का जीत लिया था। पूरे संघर्ष की जो गाथा है, जो लंबी लड़ाई है, उसमें किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो तो जान पर को दांव पर लगाकर ही लोग उस राह में आते हैं। और एक उनकी कविता के साथ इस बातचीत को मैं समाप्त कर दूंगा। हिंदी में जो उनका कविता संग्रह है, हिंदी में जो कविता संग्रह उनका है, उसका नाम ही साहस गाथा है। साहस गाथा। कृषक जी, एक कविता उनकी, मैं हूं एक अथक राहगीर जी, ये एक कविता है। मैं एक अथक राहगीर हूं, घुमक्कड़ हूं, अंधेरी रातों में दामन फैलाकर आसमान से तारे मांगता रहता हूं, चांदनी रातों में जंगल के पेड़ों से फूल मांगता रहता हूं। आसमान और जमीन ने मुझसे कहा, तारे टूट कर गिरते हैं तो मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बड़े होकर लड़कर अमर होकर आकाश के तारे बनते हैं। फूल धरती पर गिरकर बीज बनते हैं, बीज ही पेड़ बनकर हवा को पंखा जलते हैं। अपने लिए राह या दिन दुखियों के लिए किसके लिए दौड़ रहे हो तुम, यह मालूम हो जाए तो तुम मांग रहे हो या भीख चाहते हो, यह भी स्पष्ट हो जाए। तो हम मांग रहे हैं। मैं लंबी सांस खींचकर छाती में प्राण वायु भरकर निर्जीव उसास छोड़ता हूं, फिर भी हवा चलती रहती है। बांसों के झुरमुट में बांसुरी बनकर मैं अंजुरी में पानी भरकर पीता हूं, लूट को छिपा कर रखता हूं, सूखा और बाढ़ की सृष्टि करता हूं, फिर भी नदियां सुर बनकर, दरिया गीत बनकर, झरना साज बनकर, प्रवाह संगीत बनकर बहता ही रहता है। धूप खिलकर प्रकृति का सत्य प्रकट करती रहती है। समय में क्षण की तरह, अणु में परमाणु की तरह, सागर में बूंद की तरह, आग के गोले में चिंगारे की तरह, आगे पीछे कदम से कदम मिलाते हुए, लड़खड़ाते हुए, बिना रुके चलोगे, छलांग लगाओगे, तभी इस राह में तुम एक चल बनोगे। यह कहकर हंसे धरती और गगन। और हम इस राहगीर के हम सफर है। और हम ये इस सरकार को सिर्फ मांग ही नहीं, ये कहते हैं कि इससे भी बड़ी एकता बनाई जाएगी और बड़ी एकजुटता की जरूरत है। फिर से बरवर राव के बहाने ही मैं कह रहा हूं कि जोड़ने वाली जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि इस दौर में न्याय की कोई आवाज उठ रही है, कहीं से छोटी सी भी आवाज, तो उसको इतने विभत्स तरीके से ये सत्ता कुचलना चाह रही है। कब एकजुटता बनेगी? जी तो बरवर राव के पक्ष में खड़े होने का मतलब यह भी है कि बड़ी एकजुटता, अपने तमाम अंतर विरोधों और ये तमाम किस्म का छिद्रान्वेषण जो हिंदी के संसार में चल रहा है, उससे मुक्त होते हुए एक बहुत बड़ी एकता जीवन के लिए, जनता मेहनत कशों के लिए, इस देश के आत्महत्या की ओर धकेल दिए गए नौजवानों के लिए, इस देश की औरतों के लिए, श्रमिकों के लिए, इस तरह से हजारों हजार मील जो जाने के लिए विवश कर दिए गए पैदल उन मजदूरों के लिए, आत्महत्या करते किसानों के लिए, ये हमारी एकता बहुत जरूरी है। और ठीक ही कहा कृषक जी ने कि वो बरवर राव हमारे लिए एक व्यक्ति, एक कवि, हमारे प्रिय तो हैं ही, हमारे लिए एक बहुत बड़े विराट स्वप्न के एक प्रतिनिधि हैं। और उनकी जिंदगी को बचाने का मतलब है बहुत सारी जिंदगियों जिनको मौत की ओर, मौत और आत्महत्या की ओर दो खांचे में धकेल दिया गया है, उनको हम बचा सके। तो मुझे लगता है कि अब बातचीत समाप्त की जाए। आप कुछ कहना चाहते हो तो?
मैं बस यही अपील करूंगा कि हम सब जो चिंतित हैं वो सब एकजुट भी हों और हमारी आवाजें, हमारी जो स्वर है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो इच्छाएं, वो एकजुट होकर एक सामूहिक तरह से हम उस दिशा में, उन मूल्यों को बचाने की दिशा में, जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व हमारे वरवर राव जी कर रहे हैं, हम उसके एक अपील हम सामूहिक तौर पर इस माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से भी हम करना चाहते हैं। सत्ता के साथ जो रिलेशनशिप है बौद्धिकों की, उन बौद्धिकों की जो चेतना की उनकी चेतना का जो महत्व है समाज के लिए, उसको सत्ता को समझना चाहिए। और जो सबसे हमारे सब सर्वोच्च मूल्य धर्मी जो हमारे लोग हैं, ये उनके प्रति जो उसका जो नकारात्मक रवैया है और उसको वो दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह देखते हैं बौद्धिकों को, इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। ये भी हम चाहते हैं कि सत्ता को समझना चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। वो अगर जनता के प्रतिनिधि हैं तो उनका प्रतिनिधित्व, उनका जो प्रतिनिधि होना है उसका कोई मतलब नहीं है। वो शोषण के हथियार की तरह से हैं जनता के लिए। लेकिन हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं, हमारे बौद्धिक लोग, रचनाकार लोग, साहित्यिक या जिन मोर्चों पर काम कर रहे हैं। तो हमारी आवाज को, इस सत्ता को सुनना चाहिए और उसको वजन देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और हमारे जो तमाम ये एक्टिविस्ट, बौद्धिक समाज हमारा संकटों का शिकार है, बिना किसी कानूनी उसके, उनको जिस तरह से बंदी बनाया गया हुआ है और उनकी सुनवाई किसी भी चार्ज के, किसी भी अपराध के आज तक बगैर सिद्ध हुए भी उनको अपराधी की तरह से बदतर स्थितियों में डाला हुआ है। और खासतौर से वरवर राव जी की जो स्थिति है आज, वो बहुत दुखद है। और हम ये अपील भी करते हैं, अपनी सामूहिक तौर पर अपील करते हैं सरकार से या उनकी जिम्मेदार सत्ता से कि वो उनको मुक्त करे, यथासंभव, यथाशीघ्र मुक्त करे, उनको बेहतर इलाज की सुविधा भी मिले। हम यही कामना और यही हमारी अपील भी है सरकार से। तो आज ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये बातचीत हमारे बीच, देश के हजारों संस्कृति कर्मियों, लेखकों के बीच ये जारी रहनी चाहिए। ये हमारी, हम सब पर एक साझा दायित्व है। तो अब इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। समकालीन जनमत की ओर से धन्यवाद कृषक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी साथियों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। संबंधित यादों को, उनके महत्व को साझा किया।